सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता का पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट 1 और 2 मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने हर एक टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, उसमें मैंने आपको दुर्ग और निचले शहर के बारे में हर एक टॉपिक बताए थे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यहीं से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हड़प्पा समाज में विभिन्नताओं का अवलोकन। कहने का मतलब हमें इस बारे में ये जानना है कि हड़प्पा समाज के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो काफी प्रचलित हुआ करती थी, जिसके एविडेंस यानी साक्ष्य पुरातात्विकों को मिले। तो आइए जानते हैं उसी के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं, चाहे वो वर्तमान समाज हो या फिर प्राचीन काल का समाज हो। व्यक्तियों का समूह ही समाज का निर्माण करता है और समाज में रहने वाली सामाजिक और आर्थिक आधार पर विभिन्नताएं हमें देखने को मिल ही जाती है। समाज में फैली इन्हीं विभिन्नताओं की जानकारी के लिए जो पुरातात्विक होते हैं वह अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और हड़प्पाई समाज में भी शवदान का अध्ययन भी इनमें से एक ही था। आइए जानते हैं शवदान के बारे में, किसमें क्या बात कही गई है। शवदान, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वह अंतिम संस्कार व्यक्तियों को दफना कर करते थे। चलो इस बात के एविडेंस तो हमें पूरी तरीके से मिले हैं, और कई ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि जो कब्रें होती थी उनकी बनावट जो होती थी वह एक दूसरे से अलग हुआ करती थी। कई कब्रों पे पुरातात्विकों को ईंटों की चिनाई के साक्ष्य मिले और कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी प्राप्त हुए। तो हम समझ सकते हैं जो ये शवदान हुआ करता था हड़प्पाई समाज में, वह भी कितना अलग देखने को मिल जाता था। आगे देखिए क्या कहा रहा है कि पुरुष और महिला दोनों की कब्र में आभूषण भी मिले और कुछ कपड़ों में तांबे के दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है? मिरर। और कौन से यहाँ पे मिरर की बात करिए, वो है तांबे के दर्पण की। और मनके से बने आभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मृतों के साथ बहुमूल्य यानी कि जो काफी एक्सपेंसिव होती थी वस्तुएं, उन्हें दफनाने में विश्वास नहीं किया करते थे। अब ये बात क्यों कही गई है, आइए जानते हैं। इसका एक रीजन है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए क्या था कि जो मिस्र के विशाल पिरामिड थे, मिस्र यानी इजिप्ट, और पिरामिड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। तो आइए जानते हैं इसमें क्या बात कही जा रही है। तो देखिए लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजा, और उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें आगे चल के क्या नाम दिया गया? पिरामिड के नाम से जाना गया। राजाओं के मरने पर उनके जो शव होते थे, जो उनकी बॉडी होती थी, उन्हें इन्हीं पिरामिड में दफना दिया जाता था ताकि वह सुरक्षित बने रहे, और इन शवों को मम्मी कहा जाता था। आपने द मम्मी फिल्म भी देखी होगी, तो देखिए वो कुछ इसी प्रकार की होती है जो पिरामिडों के नीचे दफनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि उनके शवों के साथ अनेक चीजें भी बनाई जाती थी। इसमें देखिए खाद्य पदार्थ हो गया, वस्त्र हो गए, गहने हो गए, बर्तन हो गए, हथियार हो गए, और जानवर के एविडेंस भी मिले हैं। और कभी कभी शवों के साथ उनके सेवक सेविकाओं यानी कि जो उनके गुलाम होते थे, जिन्हें हम दास भी कहते हैं, स्लेव, तो इनके भी क्या करे गए हैं, इनको भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की जो परंपरा थी, उन्हें देखते हुए मिस्र में जो सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी, तो इसलिए जो हड़प्पाई समाज के जो लोग थे वह बहुमूल्य चीजों को ज्यादा दफनाने में क्या करते थे? विश्वास नहीं रखते थे। तो आई होप आप समझ चुके हैं, इसलिए एग्जाम्पल देना आपके लिए जरूरी था। देखिए हड़प्पाई समाज में विभिन्नताओं के अवलोकन में विलासिता वस्तु की खोज यानी लुकिंग फॉर लग्जरी आइटम, उनको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। देखिए क्या कहा गया है कि सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने में उपयोगी और विलासिता वस्तुओं का अध्ययन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस माना गया है। पहला क्या है कि फर्स्ट जो क्लास है यानी रोजमर्रा यानी कि जो डेली यूजेज में काम है, तो उसमें उपयोगी वस्तुएं शामिल है। उदाहरण के तौर पे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, मृतभान, देखिए मृतभान बर्तन को ही कहा जाता है। सुई हो गया, झावा हो गया, झावा होता है फ्लैश रबर, यानी कि आपने देखा होगा जो स्क्रबिंग रबर होती है जो मांस को उखाड़ देती है, ये चीजें आपको मिल जाया करती थी। और इन्हें पत्थर, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बना लिया जाता था, और इन वस्तुओं की जो उपलब्धता थी वो भी बस्तियों में आसानी से प्राप्त हो जाया करती थी। तो रोजमर्रा वाली वस्तु में इन चीजों को शामिल
किया गया था। दूसरे वर्ग में देखिए क्या बात की जा रही है, तो दूसरे वर्ग में ऐसी वस्तुएं थी जो कि आसानी से सामान्यतः तौर पे लोकल स्तर पे उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो आइए जानते हैं वो कौन सी थी। तो यह वह वस्तुएं थी जो दुर्लभ और विलासिता हो। आप जानते हैं कि दुर्लभ चीज वो होती है जब किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन वह वस्तु कम मात्रा में हो, तो उस वस्तु को दुर्लभ का टैग दे दिया जाता है। और खासकर हमें ये विलासिता वस्तु में देखने को मिलता है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ किसकी बात की जा रही है, फायांस के पात्र की, यानी कि पॉट्स ऑफ फायांस। तो जानते हैं कि ये फायांस क्या होता है। फायांस के पात्र ना काफी कीमती हुआ करते थे और इन्हें बनाना भी काफी मुश्किल होता था। और यह किससे बनते थे, यह घिसी हुई रेत से, रंग से, चिपचिपे पदार्थ से, इन सब का मिक्सर बना के इन्हें बना लिया जाता था। एक तरीके से अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं फायांस, तो देखिए ये वो होता था, एक चिकनी मिट्टी जो होती है आपने देखा होगा, उसे कोई भी हम आकार दे देते हैं, तो फायांस भी जो था वो उसी के बिल्कुल सिमिलर माना जाता था। तो ये उस कैटेगरी में आता था जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते और ऊपर से ये काफी विलास भी हुआ करता था, यानी कि काफी महंगा भी हुआ करता था। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन, यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखिए ये वो होता है जो कि हाथों से बनाया जाता है, जिसमें औजार यानी टूल्स की आवश्यकता नहीं होती। देखिए क्या कहा गया इसमें कि चौंदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। देखिए ये नाम आपको अभी भी देखने को मिल रहा है, पहले की वीडियो में भी देखने को मिले थे। आपको हर एक नाम याद रखने पड़ेंगे, ये सारे हड़प्पा के पूरा स्थलों में से थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था लोथल के बारे में, रंगपुर के बारे में, धोलावीरा के बारे में और अब चौंदड़ो के बारे में। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि अब कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी मौजूद हैं। ठीक है, तो जो चौंदड़ो है वो आपका पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी आपकी पाकिस्तान में है। तो चौंदड़ो यह मोहनजोदड़ो से 25 हेक्टेयर, जो कि मोहनजोदड़ो कितने एरिया में फैला है, 25 हेक्टेयर में, इसकी तुलना में एक बहुत ही छोटी बस्ती है। यानी ये बस्ती जो है चौंदड़ो कितने हेक्टेयर में फैली है, ओनली 7 हेक्टेयर में। तो देखिए यहाँ पर लगभग पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन का काम किया जाता है और इसके अंदर जो कार्य होते हैं उसमें जैसे कि मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु का कार्य, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना, ये सारे काम इत्यादि इसके अंदर शामिल है। देखिए मनके बनाने के निर्माण में कौन कौन सी चीज यूज की जाती है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले कॉर्नेलियन सुंदर लाल रंग का, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैस्पर जिसमें सेफिटिक, क्वार्ट्ज और सेलखाड़ी, धातु में सोना, तांबा, कांसा, शंख, फायांस, पक्की मिट्टी, ये सारी चीजें जो होती है वो मनके बनाने के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। आगे हम क्या देखते हैं कि कुछ जो मनके होते हैं वो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं और यह कई आकार के होते हैं। जैसे कि जब 2 पत्थर आपस में मिलते हैं तो वो अपना एक नया साइज प्रदान करते हैं। वो किस किस आकार के होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे चक्राकार के भी हो सकते हैं, बेलनाकार के भी हो सकते हैं, गोलाकार के, ढोलाकार के, ये सभी क्या होते हैं, ये चित्रकारी के आकार से सजाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो पॉट्स होते हैं वो कितनी अच्छी अच्छी उनके ऊपर कलाकारी होती है, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आगे ये बोलता है कि मनके बनाने की जो टेक्नोलॉजी है यानी तकनीक है उसमें भी विविधताएं पाई जाती है। विविधता मतलब कि उसके अंदर भी विभिन्नताएं ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि जो उदाहरण के तौर पे सेलखाड़ी है वो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है और उस पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके ऐसे हैं जो सेलखाड़ी चूर्ण की लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते हैं और मनकों को एक विभिन्न प्रकार का आकार देने में भी क्या करते हैं, अपनी सहायता प्रदान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था हड़प्पा सभ्यता के अंदर किस प्रकार से किया जाता था। देखिए इसी विषय में पुरातात्विकों को और कौन कौन से एविडेंस मिले हैं कि ये कहा गया है कि जो कॉर्नेलियन का लाल रंग था वह कैसे होता था, वह पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से क्या होता था, प्राप्त होता था। और मनकों को बनाने में घिसाई हो गया, पॉलिश हो गया और उसमें छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरे हो पाते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे ये दे भी रखा है कि लोथल हो गया, चौंदड़ हो गया, धोलावीरा हो गया, यहाँ से क्या है कि छेद करने के टूल्स यानी उपकरण भी प्राप्त हुए पुरातात्विकों को। और दूसरी तरफ जैसे नागेश्वर, बालाकोट, जो कि दोनों बस्ती कहाँ पे थी, समुद्री तट के पास थी, यहाँ से शंख की वस्तुएं, चूड़ियों की करछियां तथा पच्चीकारियां बनाई जाती थी और यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों में यानी एक तरीके से निर्यात के लिए ले जाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शिल्प उत्पादन था उसके पुरातात्विकों को खोज किन अलग अलग तरीकों से प्राप्त हुई है। आगे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो पुरातात्विक थे हमारे उन्होंने इन उत्पादन केंद्रों की पहचान किन किन तरीकों से की, यानी कि उन्हें ऐसे क्या क्या एविडेंस मिले उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए क्या कहा गया है कि पुरातात्विकों को खोज में कच्चा माल,
त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट इत्यादि प्राप्त हुआ है। और आप जब जानते हो जब कोई गार्बेज यानी कूड़ा करकट जैसी चीज मिलती है तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सबूत यानी एविडेंस मिलते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय ये चीजें हुआ करती थी, ठीक है, पॉसिबिलिटी के साथ। तो जिससे ये अंदाजा लगाया जाता था कि इंसानों पर शिल्प उत्पादन का जो कार्य था वो संभव किया जाता होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पुरातात्विक सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, आयस्क यानी आयरन जैसे कच्चा माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिए गए माल कूड़ा करकट में ज्यादा ढूंढा करते थे, क्योंकि सारे एविडेंस जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलते थे, ताकि निर्माण स्थल और निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतों में से एक था। उदाहरण के लिए यदि वस्तु के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था और कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को भी छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग कर लिया जाता था। जैसे आज के टाइम में भी ऐसे करते हैं, जब किसी घर का निर्माण होता है तो ऐसे बहुत सारे पत्थर करते हैं जो कि साइज में प्रॉपर फिट नहीं बैठते, तो उन्हीं पत्थर को क्या करते हैं कि छोटे टुकड़ों में काट के उन्हें कहीं फिट कर दिया जाता है। परंतु बहुत छोटे टुकड़े को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था और ये जो टुकड़े होते हैं तो वो संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी उत्पादन के कार्य ज्यादा देखने को मिलते थे। तो देख सकते हैं कि जो इतिहासकार है किन किन चीजों से पता लगाते हैं कि प्राचीन काल में भी ये चीजें हुआ करती थी। तो आई होप आप इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आगे के हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में माल प्राप्त करने के संबंध में नीतियां। तो इस टॉपिक में हमें ये जानने को मिलेगा जो हड़प्पा के जो लोग थे जो उत्पादन करते थे वो माल प्राप्त किन तरीकों से करते थे। आइए जानते हैं उसी के बारे में। देखिए, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार का प्रयोग होता था, जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पे उपलब्ध होती थी, मैंने आपको पहले बताया था, ये आसानी से मिल जाया करती थी। कुछ अन्य पत्थर जैसे कि लकड़ी हो गया, धातु हो गया, जल हो गया, तो ये जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ती थी, क्योंकि जो इनकी जो जरूरत होती वो ज्यादा होती थी और ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो इन्हें क्या करना पड़ता था, जलोढ़ मैदानों के बाहर से मंगाना पड़ता था, यानी आयात करना पड़ता था। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप के भी संकेत मिले पुरातात्विकों को कि यह जो सामान है वो लोगों के लिए स्थल मार्ग द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता था, क्योंकि जब माल प्राप्त करने जाया जाता है तो बैलगाड़ियां ज्यादा चलती थी, तो इसके संकेत भी मिले हैं पुरातात्विकों को। सिंधु तथा उसकी जो उपनदियां उसके बगल में बने जो नदी मार्ग हैं और साथ ही तटीय जो मार्ग हैं, इनके लिए भी ये इस्तेमाल किए जाते थे रास्ते। तो आप समझ सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह माल प्राप्त करने के संबंध में किन किन चीजों का उपयोग किया करते थे। जैसे कि हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो हड़प्पा निवासी थे वह कुछ माल बाहर से भी क्या करते थे, आयात करते थे, यानी कि खरीदते थे। तो इसी टॉपिक में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीकों को अपनाते थे। तो आप देख सकते हैं कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हड़प्पा वासी जो है वो उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई नए तरीके अपनाते थे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट से शंख का मिल जाना, अफगानिस्तान में शकोगोई से नीले रंग का लाल लाजवर्ड मणि मिल जाना, लोथल से कॉर्नेलियन पत्थर, सेलखाड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, राजस्थान के खेतरी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना किसके रूप में, कच्चे माल के रूप में यह हड़प्पा निवासी अपनाते थे। तो आप समझ सकते हैं इन सभी के नामों के बारे में आपको जानना काफी जरूरी हो जाता है कि ये जो चीजें है वो आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार देखने को मिलती है, खासकर एमसीक्यू वाले टाइप्स में। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है वो इस लेसन का जो मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ उसका लास्ट टॉपिक है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या कहा गया है। कि देखिए, टॉपिक का नाम है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी हड़प्पा जो निवासी थे वह दूर दूर क्षेत्रों से भी संपर्क किया करते थे। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि हाल ही में पुरातात्विक खोजों में यह भी पता लगा है कि जो तांबा जो है वह अरब प्रायद्वीप यानी कि आपका ओमान, तो यहाँ से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण ये दर्शाते हैं कि जो ओमानी तांबे और हड़प्पा वासियों दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो कि दोनों के साथ उद्भव की ओर संकेत करते हैं, यानी कि लोग यहाँ से वहाँ व्यापार भी किया करते थे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि हड़प्पा मर्तबान जिसके ऊपर एक काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी वह भी ओमान से प्राप्त हुई थी। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार की थी। आगे एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मेसोपोटामिया के लेख में मगन शब्द जो कि ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ये भी देखने को
मिला है। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा की मोहरे, बाट और मनके भी ज़्यादा देखने को मिले हैं, जो कि हमें इस लेसन के जो लास्ट पार्ट में आपको कराऊंगा, जिसकी वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी, हम यहीं से शुरू करेंगे कि हड़प्पा वासियों में मोहरे, बाट और मनके जो थे वो किस किस प्रकार के थे, विद एग्जाम्पल के तौर पे स्टेप बाय स्टेप। तो ये वाली जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जिसके अंदर जो जो चीज़ें चल रही है स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में आपको समझाया गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो स्टूडेंट, इसी टॉपिक के साथ हमारा इस चैप्टर का 3rd पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा 4th वाला, वो इस लेसन का लास्ट होगा। और पीडीएफ जो नोट्स है 1st और 2nd पार्ट के मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वाली भी मैं जल्दी ही वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो और नेक्स्ट पार्ट भी आपका जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।